जिण सत्था दो अट्ठे पच्छखादि हिम्बुज्झदी नियमा कि यदि मोहवचयो तम हासत्थम समधीतव्यम्। आचार्य कुंद प्रवचन सार की 86वीं गाथा फरमाते हैं, शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करो। जिनको अपना दुख दर्द मिटाना हो उन्हें पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं है। बाकी कोशिशें खत्म कर दो, छोड़ दो, कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। मोक्षार्थियों, 50s 60s की बात है। एक कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनवाइटेड थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। उनके साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर भी इनवाइटेड थे। रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत बड़े उच्च कोटि के साहित्यिक हुए, जो जैन फॉलोअर रहे, जैन प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड रहे, और कभी इतना होल्ड था उनका, पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े नेताओं को भी हिला देते थे बैठकर। एक बार की बात है, जब दोनों एक साथ मंच पर चढ़ रहे थे, दोनों एक दूसरों के पीछे सीढ़ियों पर जा रहे थे। पंडित नेहरू जी पहले आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे रामधारी सिंह दिनकर थे। दिनकर कवि कहूंगा मैं। नेहरू जी का कदम बहुत अच्छे से नहीं पड़ा होगा सीढ़ी पर, तो वे लड़खड़ाए और गिरने ही लगे। जितने में रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाला। नेहरू जी ने उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। बोले, आज आपने मेरी इज्जत भी बचाई और शायद मेरे प्राण भी बचाए। दिनकर कवि जी ने एक बात कही थी, सबसे प्रारंभ में मैं इसे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, नेहरू जी, जब जब भी देश पर संकट आया है, जब जब भी राजनीतिक पृष्ठभूमि डगमगाने को हुई है, तब तब साहित्यिकों ने ही संबल दिया है, उन्होंने ही संभाल रखा है, उन्हीं के तलहाथ पर समाज धरा रखा है उन्होंने। और जब सभी हथियार फेल होते हैं, तब एक साहित्य और साहित्यिकों का हथियार ही धारदार और कारगर होता है। इस बात को कहकर मैं प्रारंभ में ही इस बात को कह दूं, बच्चों, आज का काल बड़ा विकराल काल चल रहा है, घुटन का काल चल रहा है। जगह जगह घुटन चल रही है। सभी स्तर के लोग आज घुट घुट के जी रहे हैं, जीने की कोशिश बड़ी कर रहे हैं, लेकिन सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। आज के तारीख में सबसे बड़ी दरिद्रता, सबसे बड़ा रोग लोनलीनेस है। अनुभवा होगा उन लोगों ने जिनको क्वारंटाइन मिला होगा। सबसे बड़ा दुख आज अकेलापन का है, सबसे बड़ा दुख आज एकांतपने का है। आज कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। आई एम टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिट्यूड। थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे बड़ा अभिशाप है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, सबसे बड़ा अभिशाप या तो अकेलापन कह दीजिए, या तो कुसंगत। मैं दोनों को एक ही दायरे में रख रहा हूं बच्चों, इसलिए जिससे अपने जीवन में अच्छा हितैषी नहीं मिला, वो जीवन में कभी भी उबर नहीं सकता। हमारे कुंद आचार्य देव मूलाचार्य जैसे ग्रंथ में क्या फरमाते, हमारे वट्टके आचार्य, पहले माना जाता था कुंद आचार्य देव द्वारा रचित है मूलाचार, बट नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड
के मूलाचार ग्रंथ आचार्य वट्टकेर की कृति है। आचार्य वट्टकेर ये कहते हैं मूलाचार में, माँ भूत में सत्तू एगागी, मेरे शत्रु पर भी अकेलापन का संकट न मंडरा है। मैं सत्तू माँ भूत एगागी, अकेलापन मेरे शत्रु को भी भाग्य में नहीं मिले, क्योंकि अकेलापन जैसा जहर नहीं, अकेलापन जैसा अभिशाप नहीं, जिसे हितैषी मिला नहीं, उसका जीवन बड़ा दुभर हो जाता है। बच्चों, मैं जानता हूं इस बात को। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं और उनको कोई संगत नहीं होती, ना ही गुरु होते, ना ही शिष्य होते, वे एकांत विचरते हैं। लेकिन ऐसे विरले पुरुष विरले ही होते हैं, महापुरुष विरले ही होते हैं, और वे चलते फिरते ही तो शास्त्र और लाइब्रेरी बन गए हैं। उन्हें क्या जरूरत है किसी के संग की, साथी की। जो निखर गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं शास्त्रों की संगति कर करके, उनको थोड़े टाइम के बाद इस शास्त्रों के इस आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग जीवन भर बिना लाठी के तो चलते हैं, लेकिन बुढ़ापा आने पर लाठी को जरूर हाथ में रखते हैं। लेकिन शास्त्र साहित्य वो लाठी है जिसको जीवन भर जो हाथ में रखेगा, उसे बुढ़ापे में, प्रौढ़ अवस्था में, ऊंची अवस्था में उसे साहित्य की आवश्यकता नहीं भासित होगी। देखो ना हमारे मुनिराज, कहाँ साहित्य है उनके पास कोई, उनको शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे उनको संगति की भी जरूरत नहीं है। यहां तक बोला, तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं अभी। तद्भव मोक्षगामी जीवों को, जिन कल्पी मुनिराजों को एकल विहारी होने का आदेश है, वे अकेले भ्रमण कर सकते हैं। बट ऐसे सिंह वृत्ति वाले बहुत ही विरले हुआ करते हैं। जनरली लोग तो ऐसे होते हैं, दे नीड सम कंपनी एंड मैन इज अ सोशल एनिमल एज शेक्सपियर सेज। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, अकेला जी नहीं सकता। उसको वस्तुओं के आदान प्रदान से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है विचारों का आदान प्रदान। इसीलिए आज बूढ़े लोग भी, अधिकांश जन आज जितने मरते हैं, या तो वे अल्जाइमर में मरते हैं या तो डिप्रेशन में मरते हैं। डिप्रेशन आज आम रोग हो गया है, फ्रस्ट्रेशन आम रोग हो गया है। मेरा एक दोस्त है, मेरे से 5-6 साल बड़ा है, लेकिन आज 25 साल हो गए डिप्रेशन का मरीज है। पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए MBBS बन गया, टॉपर, और डिप्रेशन का मरीज है। जीवन में उसने कुछ नहीं किया और धड़के देता है दीवारों को रात रात भर, और अपनी व्यथा, जो भी जाता है अपनी व्यथा सुनाता है। जिनको हम सुनाए, ऐसे जनों की जरूरत नहीं थी। जो हमें कुछ पीस ऑफ एडवाइस दे सके, ऐसे जनों की जरूरत। आज मैं पुस्तकालय का महत्व, इसके जरिए पढ़ने के महत्व की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। साहित्य और साहित्यालय की महिमा मैं जितनी करूँ उतनी कम है। इसलिए एक लेखक को, एक कवि को यह कहना पड़ा, व्हेन आई एंटर द लाइब्रेरी आई फाइंड माई लाइफ वेरी शॉर्ट। जब भी मैं पुस्तकालय में प्रवेश करता हूँ, मुझे मेरा जीवन बड़ा छोटा दिखता है, और ऐसा लगता है ये मैं कब पढ़ूंगा, कैसे कैसे पढ़ूंगा। इतने बड़े बड़े दिग्गज आचार्य ऋषि, इतने बड़े बड़े दिग्गज साहित्यिक लेखक कवि, इतनी सारी बातें लिखे, मैं कैसे आई कांट रेजिस्ट माई टेम्पटेशन। और लिटरली मैं भी ऐसा ही रोगी हूँ। मैंने थोड़े टाइम पहले यही बात कही थी बच्चों। 5-6 दिन पहले मैंने ये कहा था, यदि मुझे सालों तक भी, मैं काला पानी फाला पानी क्या होता है जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे 4 दीवारी के अंदर यदि सालों रखा जाए, सालों, बहुत चैन मनाऊंगा, बशर्ते वो कमरा पुस्तकों से, साहित्यों से, साहित्यिकों से, इस बहाने ग्रंथों से भरा हुआ होना जरूरी है। इसलिए मैंने बहुत बार मंचों पर यह भी बात कही है कि विद्वानों को मारने के लिए उनको जहर देने की जरूरत नहीं है। विद्वानों को मारने के लिए उनको, उनके ऊपर गोली चलाने की जरूरत नहीं है।
महात्मा गांधी को मारने के लिए गोली की जरूरत ही नहीं थी, सोक्रेटिस को मारने के लिए जहर देने की जरूरत ही नहीं थी, जीसस को मारने के लिए किसी क्रूसिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे लोग थे ही नहीं वे। और ऐसे कारणों से उनको मारा भी नहीं जा सकता। मैंने ये कहा था विद्वानों को मारने के लिए जहर देने की जरूरत नहीं है। यदि विद्वानों को मारना है तो उनके हाथ में रखे ग्रंथों को बस छीन लो, वे अपने आप फड़फड़ा के मर जाएंगे, क्योंकि ग्रंथ ही उनका जीवन है। वी आउट टू बी बुक वर्म्स। हमें जरूरी है पुस्तकी कीड़ा होने की। साहित्य इस शब्द की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं बच्चों। साहित्य शब्द आपने कई दफे सुना ही होगा। मैं इसके दो अर्थ करता हूं। मैं नहीं जानता ये कितने सही है, मैंने नहीं पढ़ा है व्याकरण, मैंने नहीं सर्च की है कोई भी बात, जो मेरे दिल की आवाज है मैं उसको आपको कह देता हूं। साहित्य शब्द बना है साहित्य से, विथ समझते हो, one that accompanies you, one that can accompany you, जिसकी ताकत है आपको संगति देने की। इसलिए गांधी जी का फेमस कोट है, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, ग्रेट फ्रेंड्स। इसलिए कलाम का कोट है, बोलो, अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स, अ बुक इज वर्थ सो मेनी फ्रेंड्स। बहुत सारे महफिल की गरज नहीं है, जिसके पास एक पुस्तक है वो आंख उठाकर भी महफिल में किसी की तरफ देखने वाला नहीं है। आज मुझे ख्याल में आता है रविंद्रनाथ टैगोर को जब एक हत्यारा मारने आया आधी रात खिड़की में से छलांग लगाकर, तो उन्होंने एक ही अर्जी कही डाकू को, बताएगा कोई? एक ही बात कही, बिल्कुल नहीं घबराए, टस से मस नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, हाथ की कलम भी कांप नहीं रही थी। इतना ही कहा उस डाकू को, प्लीज कैन यू गिव मी 5 minutes so that I can complete my article which I am writing। मैं जिस पुस्तक को, जिस लेख को लिख रहा हूँ उसे पूरा करने में 5 मिनट है, इसे समाज का हित होने वाला है, क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकते हो? और ये बाकी लौकिक संपदा चाहिए तो ले जाओ, बनारसी दास जी का नमूना सब जानते हैं, कोई कीमत ही नहीं है इनकी। पुस्तकों की कितनी वैल्यू की जाए कम है। मैं आज धर्मशास्त्रों की कम बात कर रहा हूं, मैं इन जनरल पुस्तकों की बात कर रहा हूं, लेकिन पुस्तकों की कीमत आपको क्या बताए बच्चों? बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियां दे देकर ये पुस्तकें आज जिंदा रही है, लोगों की जाने गई है, उनकी लाशों पर, उनकी लाशों की नींव पर खड़े ये ग्रंथालय है। मुझे एक प्रसंग याद आता है जो मैं आपके साथ साझा करता हूं। हमारे पवन जी भाई साहब ने, जो मेकर थे मंगलायतन के, तीर्थधाम मंगलायतन के मेकर, उन्होंने बड़ी शास्त्रों की बड़ी उपासना करते थे। उनको भावना हुई कि जितनी भी प्राचीन पांडुलिपियां है, जितने भी स्क्रिप्चर्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनको सबको प्रिजर्व किया जाए। जगह जगह के ताड़पत्र मंगाए, जगह जगह के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ मंगाए और पूरा भांडार भर दिया और रिसर्च सेंटर बनाने की उन्होंने कोशिश जारी की। आपको क्या बताऊं बच्चों, लोगों के घर जा जाकर कितनी बार गिड़गिड़ा कर उनके चरणों में लौट कर ये सब ग्रंथ दिए, दे दो हमें, हम भंडार बनाना चाहते हैं। सैकड़ों के पास सैकड़ों बार गए, तब जाकर उन्होंने ग्रंथ दिए, क्योंकि देने वालों को शायद वैल्यू पता होगी हम क्या दे रहे हैं। और अचानक एक दिन खूब पानी बरसा, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि पूरा ग्रंथालय पानी में डूब गया। एक एक विद्वान रात भर उठ कर वहां के जो एक एक ताड़पत्र जो पानी में तैरने लग गए थे या वो बहने लग गए थे, उनके पीछे जाकर एक एक ताड़पत्र इकट्ठा कर रहे हैं। आप समझ लीजिए बच्चों, प्राण रक्षा से भी बड़ी बात है
आचार्यों ने, महर्षियों ने लिखी हुई हजारों वर्ष पहले की बातें आज तक सुरक्षित है, और हम केवल 2-5 साल, 10-20 साल भी सुरक्षित नहीं रख पाए। और कहने का बड़ा शौक होता है, काफी सारा शास्त्र समुदाय इसमें खत्म हो गया। ये कोई धर्मशास्त्रों की ही बात नहीं है, जितना लौकिक साहित्य आज उपलब्ध है लगभग हीनादिक रूप से उनका भी यही हाल है। सबसे पहले उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज हम, जिन्होंने अपार मेहनत से भले ही शास्त्र ग्रंथ लिखे तो नहीं, लेकिन लिखे हुए वालों की इतनी महिमा की कि उन्होंने आज तक इसको ट्रेजर करके रखा। The value of a friend can't be measured but treasured। बहुत टाइम पहले सुना हुआ ये कोट है, आज मुझे कहना पड़ता है, The value of the books can't be measured but treasured। वे दिन भी आएंगे जब एक एक पुस्तकों की बोलियां लाखों और करोड़ों में छूटेगी, इतनी अद्भुत होगी। एक बार की बात है, जब सर्वे किया गया, शेक्सपियर वॉज फ्रॉम यूएस आई थिंक, जब यूएस में एक बार सर्वे किया गया और सबको ये पूछा गया, कल्पना करिए यदि विश्व समूल नष्ट होने वाला है और एक ही चीज आपको ऑप्ट करनी है, व्हिच विल यू ऑप्ट? एक तरफ पूर्ण विश्व भस्म हो रहा है और एक ही चीज आपको सुरक्षित रखनी है, ग्रंथ। विलियम शेक्सपियर की और पब्लिक ओपिनियन ये हुआ, 70% ने यह कहा कि विलियम शेक्सपियर के अमुक बुक रहनी चाहिए। थोड़े टाइम पहले दक्षिण में एक बहुत प्राचीन ग्रंथ मिला है, दुर्लभता से, शायद खुदवाई में मिला कि किस रूप में मिला मैं कह नहीं सकता। उस ग्रंथ के अंत में क्या लिखा है जानते हो बच्चों? उस ग्रंथ का नाम है जीवक चिंतामणि, जीवन धर का चरित्र है। माफ करना, मैं धर्म की बातें बहुत कम करना चाहता था क्योंकि लौकिक विषय मुझे आज देना है, लेकिन ये कॉमन चर्चा आपको समझ लेना चाहिए। जीवक चिंतामणि ग्रंथ के समापन में 2 लाइन्स लिखी है, यदि विश्व के नाश का प्रसंग आए और यदि जीवक चिंतामणि यह ग्रंथ सुरक्षित रहेगा तो इसके बल पर सृष्टि का निर्माण फिर से हो सकेगा। साहित्य के मैं 2 अर्थ कर रहा था बच्चों। साहित्य का एक अर्थ मैं कर रहा था, जो अपने साथ हो, हमारे दोस्त, हमारे संगति, और ये सच्ची संगति है, सत्संग है, जिनको नजदीक निरंतर बनाए रखना चाहिए। अरे वो घर शमशान है जिसके घर पुस्तकें ही नहीं है। सुधा मूर्ति का एक बहुत फेमस उदाहरण है, वो ये कहती है कि हम एक घर में गए, वो बहुत गरीब थे। उनके पति ने ये कहा, तुम क्या बात करती हो, अरबपति है ये, तो इनके पास कितने नौकरे हैं, चाकरे हैं, कितने कल कारखाने? नहीं, बोले बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। इतने गरीब है कि उनके घर देखने में एक भी पुस्तक नहीं मिली। वे अनाथ है जिनके घर पुस्तकालय नहीं है। साहित्य का दूसरा अर्थ, जो आपके हित के पक्षी हो, जो आपका हित करे। सच पूछो तो दोस्त उन्हें ही तो कहते हैं जो आपका हित के पक्ष में हो, जो आपके हितैषी हो। सहित से बना साहित्य, जो आपका हित करे, जो आपको निरंतर साथ दे। अ फ्रेंड इज अ पर्सन हु लीव्स यू व्हेन द वर्ल्ड लीव्स यू। दोस्त उसे कहते हैं जो आपके साथ निरंतर बना रहता है, विश्व छोड़ के चला जाएगा लेकिन आपके साथ निरंतर बरकरार रहेगा, उसे कहते हैं दोस्त। और पुस्तक है सच्चे दोस्त। मेरे पास बहुत ही सीमित समय है बच्चों, मुझे केवल 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 1 घंटा मिला है बात करने में, बहुत ही थोड़ा है। मैं सबसे पहले साझा करूं आप में उन महापुरुषों को कुछ। अब जानते हो जेल में कौन रहना चाहता है? शायद कोई नहीं चाहता होगा। जेल की परिभाषाओं को भी बदल कर रख दिया। अज्ञानियों ने जेल को जिस रूप में परिभाषित किया है, वो परिभाषाओं को भी तोड़ मरोड़ कर डाल दिया। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हमारे बीच में,
और जेल में रहकर भी कितने बड़े बड़े काम उन्होंने मुकम्मल किए हैं अंदर बैठकर, वो थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। एक प्रसिद्ध उदाहरण मैं दे दूं बच्चों आपको, भगत सिंह, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट विराज। ये वे ही भगत सिंह है जिन्होंने जब अंतिम मिनट में जब फांसी के फंदे के सामने आए थे तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे ले करते हुए हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए थे और जाते समय एक ही बात कही थी, मैं जा रहा हूं, पीछे से वे लोग आ रहे हैं। एक भगत सिंह जा रहा है, हजारों भगत सिंह को पैदा करके जा रहा है। आपकी आसानियां नहीं, मुश्किलें बड़ी है आपकी। हंसते हंसते लटक गए थे। भगत सिंह की मैं थोड़ी सी बात कर दूं। तारीख 24 मार्च आई थिंक 1931 तय हुआ उनको फांसी लगने वाली है। जेल में 716 दिन हो गए हैं इनको रहते रहते। थोड़ी पूर्व भूमिका में जमा दूं, भगत सिंह अपने स्कूल लाइफ में 50 बुक्स पढ़ चुके थे। अपनी कॉलेज लाइफ में 200 पुस्तकें पढ़ चुके थे और जेल की 716 दिन की अल्पावधि में कितने पुस्तकें पढ़ी होगी बच्चों? आपको क्या लग रहा है 716 दिन में आदमी कितनी पुस्तकें पढ़ सकता है? आपको क्या लग रहा है? 300 पुस्तकें बड़ी बड़ी 300 पुस्तकें पढ़कर खाली कर दी थी उन्होंने। जीवन पूरा अध्ययन में ही चला गया था, तभी तो भगत सिंह जैसों ने 4-4 पुस्तकें भी लिखी है। अचानक उनकी सजा 11 घंटे पिपोन हो गई। ओह, अज्ञानियों के लिए कितना दर्दनाक है ये। 24 मार्च को होने वाली फांसी की सजा अचानक ये तय हुआ कि 11 घंटे पहले ही होने वाली है। 23 मार्च को ही आपको लटकाया जाएगा। ये खबर उनको मिल गई। आपको ताज्जुब होगा, उनके वकील प्रेम जी वे आए उनके पास और उन्होंने प्रेम मेहता, और उन्होंने इस बात की खबर उनको करना चाहिए कि, और आप जानते हो वकील से मुजरिम, अपराधी, आरोपी मिल सकता है, क्योंकि वकील ही तो केस लड़ता रहता है। प्रेम मेहता ने उनको कहना चाहा, क्या आपको पता है कि 11 घंटे जल्दी आपकी सजा हो गई है? ये कहना चाहा जितने में भगत सिंह ने उनको एक मतलब की बात कही, और पहली लाइन भगत सिंह ने उनको बोली थी, मैंने आपको एक पुस्तक लाने को कही थी, उस पुस्तक का क्या हुआ? लेनिन के द्वारा लिखी हुई स्टेट एंड रिवॉल्यूशंस। ये पुस्तक मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर लेखक लिख लिख कर चले जाते हैं नोट, और अपनी जान की बाजी लगाकर भी पढ़ने वाले उसको चाहते रहते हैं। पुस्तकों की कीमत नहीं होती बच्चों, दे आर इनवैल्यूएबल। कल भी कोई बच्चे आपस में यहाँ पर बात तय हुई है एक मत से कि आपके बीच में कल पत्रकार और एक लेखक उत्तम राव जी यहाँ पर आपके बीच में रहेंगे। वे स्वयं एक लेखक है, मुझे पता चला। And he has also readily accepted to offer all his writings, जितने भी 10-12 ग्रंथ है उन्होंने यहाँ पर देना चाहते हैं। मैंने कल एक बात कही बच्चों को, शायद आप भी थे वहाँ पर, मैं नहीं जानता। मैंने कहा ये पुस्तकें जो देने वाले हैं उत्तम जी, ये पुस्तकें हम फ्री में नहीं लेंगे उनसे, हम इसकी कीमत अदा करेंगे। फ्री फोकट की चीज का मजा नहीं आता। हमारी तकलीफ ये है, हमारे घर में जितने भी पुस्तकें वे सब फ्री के ही है, और तकलीफ ये है जो स्पॉन्सर है, पैसा खर्चने को तैयार है, उसको पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। वी आर नॉट इन नीड ऑफ डोनर्स टुडे,
वी आर इन नीड ऑफ रीडर्स रियली। आज मैं क्या देखता हूँ, आज बच्चों को पढ़ने की रुचि खत्म हो गई। मैं उनके माँ बाप पर दोषारोपण करने में ही आज की चर्चा की इतिश्री करना बहुत जायज नहीं समझता, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता, हमारे सूत्रधार कोई माँ बाप थोड़ी है। हर एक चीज इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। आपको तो इस बात को समझना चाहिए, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, रीड टू लीड। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मराठी में कहना पड़ेगा वाचाल तर वाचाल। आपने भी सुना है क्या ये? आई एम सो सरप्राइज, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने कहीं सुना नहीं है। एनीवे, आनंद की बात तो ये है, दिल के उठने वाली हर एक आवाज को मुखरित किया जाए। वाचाल तर वाचाल, बचने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। सब संपत्ति एक तरफ और पुस्तक एक तरफ। भगत सिंह की तरफ मैं आता हूं। भगत सिंह ने पहली लाइन उनको कही अपने वकील प्रेम मेहता को, पॉसिबली जैन, कि मैंने आपको लेनिन एक बहुत बड़े आई थिंक सोशलिस्ट हुए, देख लेना चाहिए। कम्युनिस्ट हुए होंगे, जो भी है देख लीजिए आप। बहुत बड़े विचारक रहे, समाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करने वाले लेनिन, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम रशिया। देख लेना चाहिए, आपको खूब पढ़ लेना चाहिए। उस पुस्तक का क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे वो पुस्तक चाहिए। आश्चर्य के रूप में वे पुस्तक वे लेके आए थे। उन्होंने कहना चाहा, मैं आपको एक बहुत दर्द भरी खबर सुनाना चाहता हूं। आपको इतना ही कहा। उन्होंने आगे की बात कही, मुझे पता है 11 घंटे घट गए हैं, मैं और 11 मिनट जाया नहीं करना चाहता, मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए, मुझे पुस्तक पढ़ने दीजिए। जब जेलर उनके पास आए, ऐसे लोगों से सभी लोग डरते हैं, ऐसे लोगों से सभी जन डरते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है। इस सादगी पे कौन न मर जाए, लड़ते हैं, लेकिन कोई हथियार भी इनके हाथ में दिखते तो नहीं है। यही इनके हथियार है जो उनको संबल देते हैं, ऑफेंडिंग करने के लिए नहीं, डिफेंडिंग करने के लिए। इनकी ढाल ही इनकी तलवारें। मैं विनोबा भावे की तरफ तुरंत ही आ जाऊंगा। उनको लेने के लिए एक जन आए तो उन्होंने उनसे 5 मिनट मांगे। अंतिम ख्वाहिश 5 मिनट, लेट आई कंप्लीट माई बुक। और जैसे उन्होंने पुस्तक को पूरी की, हवा में उसको उछालते हुए उन्होंने एक अचीवमेंट का आनंद व्यक्त किया कि यस, आज मैंने पढ़ लिया बात। और जो पुस्तकों में गड़ा रहता है उसे कोई नहीं मार सकता। विनोबा भावे की तरफ मैं लौट कर आता हूँ और लगभग जितनी भी घटनाएं आज मैं सुनाऊंगा, 10-20 जितने भी मुझे टाइम आज परमिट करेगा, मैं सब जेलों में ही आपको पूरी सैर करा रहा हूँ। इन जेलों की परिभाषा बदल जाएगी आपके दिमाग में। उन लोगों ने जेल में रहकर ही किस प्रकार नंदनवन बनाया है, एक पैराडाइज बनाया है, एक स्वर्ग बनाया है, ये आपको पता चलेगा। एंड रीडिंग हैज मेड इट पॉसिबल। विनोबा भावे आपने काफी टाइम जेल में आपने अपनी सजा काटते हुए, मैं उनकी कभी 1-2 घंटे केवल विनोबा भावे की जेल यात्रा पर चर्चा करना चाहूंगा संस्कार कक्षा में, यदि दाव मिला और बहुत आवश्यक लगा तो। आज इतनी ही बात मैं कहूंगा। गीता पर वर्ड टू वर्ड प्रवचन उन्होंने जेल में बैठकर ही किए हैं। साने गुरुजी ने वर्ड टू वर्ड उसको नोट करके उसका पब्लिकेशन वगैरह बाद में हो चुका था। एक बहुत बड़ा अपराधी आया और विनोबा भावे को ये कहने लग गया, बाबा, इन शॉर्ट में बाबा कहते, उनको सब बाबा कहते थे, बाबा हमने कितनी सारी पुस्तकें मांगी इन जेलर को, एक पुस्तकें नहीं देता पढ़ने के लिए, और आपको तो जो मांगे वो मिल जाती है पुस्तकें, मांग रहा क्या है?
मैंने 27 मांगी, मुश्किल से 1-2 बड़े गिड़गिड़ाने के बाद मिले, और आप तो इतने रात दिन पढ़ते हैं, आपको एडवांस में 2-5 पुस्तकें लाकर रखते हैं, मांजरा क्या है? उसके बीच में फिर से थोड़ा ब्रेक लेकर और एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे समाज में भारत सरकार द्वारा नए नए मिशंस, नए नए एक प्रोजेक्ट्स लागू किए जा रहे हैं। अंधों के लिए भी लाइब्रेरीज खोली जा रही है। उनके लिए ब्रेल लिपि पहले सिखाई जाती है, ब्रेल लिपि के माध्यम से उनके लिए, और स्पेशल लाइब्रेरीज जस्ट फॉर ब्लाइंड्स। यू विल बी शॉक्ड टू लिसन। अंधे लोग भी इसको पढ़ते हैं, और हम आंखें होकर भी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी बरबस याद आ रही है, विनोबा भावे को मैंने होल्ड पर रखा है। अभी याद आ रही मुझे, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी एक बार टीवी पर। उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा था, ये बात थी, वो तो देखी थी डॉक्यूमेंट्री। एक रेलवे स्टेशन पर एक सीट पर 2 जन बैठे हैं। एक जन अखबार पढ़ रहा है। वो तो कहकर आपको मजा नहीं आएगा, मेरी जबान में वो दम है ही नहीं, मेरी जबान में वो दम नहीं है, लेकिन सबका भाग्य तो होता नहीं है। वो अखबार पढ़ रहा है एक जन, और बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, और बगल वाला आदमी भी हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है। ये हंसा कि वो हंसा, इसने ठहाका दिया तो इसने ठहाका दिया। थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ने वाला उसकी तरफ देखता है, वो पाता है वो अंधा आदमी है। उसको पूछता है, तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही? तुम्हारे हाथ में अखबार नहीं, तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, तुम्हारे पास आंखें भी नहीं, तुम क्यों इतने खुश हुए हो? तुम्हें क्या मिल रहा है? वो डॉक्यूमेंट्री का एंडिंग कुछ ऐसा था, आपका होने के बाद मुझे दे देना पढ़ने के लिए। आप भी नहीं समझे इस डॉक्यूमेंट्री को। वो अखबार की बात नहीं कर रहा है, आंखों की बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री आई डोनेशन के लिए थी। मैं इस उलझन में नहीं पढ़ना चाहता हमारे यहाँ स्वीकृत है कि नहीं। तुम्हारा होने के बाद ऐसी कला हमें भी मिले जिसे हम भी सुख चैन से जी सके, वो कला है पढ़ने की कला। और जो अंधों ने भी आंखों को माना, जिससे वे पढ़ने में अपना समय बिता सके। जो वृद्ध है ना बच्चों, जिन्होंने जीवन भर पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, वे आज भी बेबस लाचार है, और बुढ़ापा उनका बहुत मुश्किल से कटता है। लेकिन जिसको पढ़ना आया जीवन में, जिन्होंने पढ़ा, प्रज्ञा चक्षु जी, जीवन भर प्रज्ञा चक्षु जी एक व्यक्ति हुए, जीवन में अंधे ही रहे, लेकिन सुन सुनकर इतना कुछ पढ़ लिया उन्होंने, अपनी आवाज में समय सार नाटक जैसे ग्रंथ रिकॉर्डिंग कराए स्वयं ही। खैर, विनोबा भावे की तरफ आ जाता हूं मैं। हमें आंखें मिली है बच्चों, उसका सदुपयोग पढ़ने में, साहित्य को पढ़ने में, साहित्यिकों को पढ़ो। मैं हमेशा एक बात भी कहता हूँ, आज ऐसे यान, ऐसी मशीनरी निकली है जिसमें आप हजारों किलोमीटर घंटों में नाप सकते हो कि नहीं, शायद मिनटों में भी। लेकिन ऐसा कौन सा वो मशीन है, ऐसा कौन सा वो टूल है जिसके जरिए आप हजारों वर्ष पीछे जा सकते हो? और वो टूल है साहित्य। इसके अलावा कोई टूल नहीं है जो आपको सैर कराता है इतंभूत हजारों वर्ष पहले की, आगामी शायद आने वाले हजारों वर्ष बाद की भी अनुमान के तौर पर। विनोबा भावे को जब उस अपराधी ने पूछा, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, आपको मिलता है, ये पक्षपात कैसा? तो विनोबा भावे हंसते हुए ये बोले, यही तो मूर्खता करते हैं, या अंग्रेज लोग इतना भी समझते नहीं। तुम मांगते हो उनको जेल में छूटने की कला वाले ग्रंथ, पुस्तकें, तुम मांगते हो उनको रोष भरे, उत्तेजना भरे स्पीचेस के पुस्तकें, वो तुम्हें कैसे दे देंगे? तुम ये मांगोगे उनको तो डर लगता है, ये सब पढ़ पढ़ के कहीं हमारे ऊपर ये हाथ ना उठाए, हमारी हत्या ना कर दे, इसी जेल को तोड़ फोड़ के तो बाहर ना निकले। और मैं मांगता हूँ रामायण, मैं मांगता हूँ महाभारत, इसलिए मुझे मिल जाती है। लेकिन इतने मूर्ख है ये अंग्रेज, कितनी सुंदर बात लिखी है, वे शायद इस बात को जानते नहीं हैं कि वे पुस्तकें
जिनसे वे डरते हैं देने को, उनसे खतरनाक पुस्तकें हैं रामायण और महाभारत की, क्योंकि जिन अपराधियों ने इसको पढ़ा उन अपराधी को कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं होगा। ये हमें संबल देते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आगे बढ़ो। महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, एक पुस्तक लिखी है बच्चों, और ये पुस्तक भी उन्होंने जेल में ही बैठकर लिखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री 1942 टू 1946 लखनऊ के जेल में उन्होंने अपना टाइम निकाला है। एक दार्शनिक कृति, एक फिलॉसफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये पुस्तक उन्होंने अपने जेल के सफर में लिखी है। अबुल कलाम आजाद, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो शिक्षा मंत्री रहे। ये कुरान शरीफ के टीकाकार थे। मैं एक एक पॉलिटिकल लीडर्स को बताऊंगा तो आपको समझना इतना मुश्किल हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स करते थे कि पढ़ते थे, ये साहित्यिक थे कि पढ़ते थे, और इसीलिए देश का भविष्य सुरक्षित रहता था यदि राजनेता, राजा स्वयं, अभी मैं काफी बातें कर लूंगा आपको, साहित्यिक हुआ करते थे पहले। राजा भोज को तो किसने नहीं सुना है, बाबर को किसने नहीं सुना है। बाबर नामा पुस्तक स्वयं बाबर ने लिखी है, वो भी उनके द्वारा बनाए हुए पुस्तकालय में बैठकर। पुस्तकालयों की परंपरा आज की नहीं है। अकबर ने स्वयं ने ग्रंथालय की स्थापना की थी अशोक के बाद। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग का ये कहना है, अशोक के जाने के बाद इतने पुस्तकालय चालू हुए, उसने एक सूची भी प्रदर्शित की है। सूची प्रदर्शित करते हुए उनका ये कहना है कि सबसे पहले नालंदा में बहुत विशाल ग्रंथालय खुलने के बाद क्रमशः इसका सिलसिला पूरे भारतवर्ष में जारी रहा। मिथिला, वाराणसी, तक्षशिला में बड़े बड़े ग्रंथालयों की रचना गुप्त डायनेस्टी में होती रही, और उसके बाद आगे चलकर मुगलों के काल में भी 16वीं सदी में, जो जिनका मैं अभी नाम दे रहा था, क्योंकि 16वीं सदी में ये बाबर वगैरह ये सब चालू हुए। इवन आज कृष्णा नदी के पास में जो नागार्जुन विद्यापीठ खड़ा है, ये 7वीं सदी में, दक्षिण में 7वीं सदी में यहाँ पर भी बहुत बड़े ग्रंथालय की शुरुआत हुई थी। मैं थोड़े टाइम में थोड़े से इंफॉर्मेशन के साथ आऊँगा, पहले मैं इनको पूरा करूँ। मैं किन की बात कर रहा था अभी? जेल में कौन थे? अबुल कलाम आजाद ने कुरान शरीफ की टीका लिखी है। स्वयं मौलाना थे। स्वयं मौलाना मतलब समझते हो? मौलाना, मुल्ला उसको कहते हैं, प्रीस्ट। जैसे हमारे यहाँ के विद्वान हैं, वैसे वे उनके यहाँ के मुल्ला थे, मुल्ला। आपको लगेगा मैं तो पॉलिटिक्स में जाने वाला हूँ, और लगभग पॉलिटिशियंस को कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई दिमाग भी नहीं होता है। अब देखो महात्मा गांधी ने कितनी पुस्तकें लिखी है। वाजपेयी जानते हैं आप? वाजपेयी एक लेखक होना चाहते थे, लेखक, कवि। चाहते क्या थे बड़े। पढ़ लीजिए उनका साहित्य तो आपको पता चलेगा, ठिकाने आ जाएगी। अनायास पीएम बन गए। पीएम होने के बाद बार बार ये कहते थे मेरा समय बहुत खपरा है, इसमें कितना क्या वो समय था और क्या ये दुर्दिन है मेरे। आपको पढ़ लेना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने जेल में रहते हुए गीता पर एक टीका लिखी थी बच्चों, गीता रहस्य। आहा, हद कर दी। बहादुर शाह जफर ने तो हद कर दी। ये क्रांतिकारी शासक और एक शायर रहे हैं, स्पेशली उर्दू आदि फारसी भाषा के। जब इनको अंग्रेजों के काल में इनको कागज कलम मुहैया न किया गया, उनको नहीं दिया गया,
लिखने के लिए, क्योंकि एक रसिक, एक शायर, लेखक, साहित्यिक, और कुछ नहीं, उनको कागज और कलम चाहिए आपकी। छोड़ दो अकेला, उनको थाली भोजन रोटी की जरूरत नहीं है उनको। अंग्रेजों ने सोचा इसको फड़फड़ाने दो थोड़ा, कागज कलम उसको नहीं दिया गया, नहीं रहा गया उनसे। पूरे कोयले से बच्चों पूरे कोयले से उन्होंने जेल की एक एक दीवार पोत दी थी। और ऐसे हमारे स्वतंत्र वीर, बोलिए विनायक दामोदर, बोलिए सावरकर रहे हैं, जिनको काला पानी की सजा मिल गई थी। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में उनको रखा गया था, और उन्होंने पूरे जेल में चारों दीवारों पर कोयले से लिख लिख कर एक भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा था जहां पर थोड़ी भी जगह नहीं हो। एक साहित्यिक लेखक को और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसको रोटी, नहीं चाहिए कुछ भी। देखो इनकी जेल की यात्रा कुछ भी दुखद इनको मालूम नहीं पड़ रही है। खैर, जयप्रकाश नारायण हुए, एक पॉलिटिकल लीडर भी रहे, एक सोशलिस्ट भी रहे। मैं पहले अभी कह रहा था, बहादुर शाह जफर ने दो गज जमीन न मिली, आदि कविताएं भी वही बैठकर लिखी है उन्होंने, अंदर बैठकर ये सब। उसमें काफी एक दारुण चित्रण भी होता है कि कैदी पर क्या हालत गुजर सकती है। और जयप्रकाश नारायण को तो एकदम अकेला रखा गया था। सोशलिस्ट भी रहे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे, और उन्होंने भी एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी थी जो आज आप पढ़ सकते हैं, 1977 में, मेरी जेल डायरी। चंडीगढ़ जेल में बैठकर ये लिखा है उन्होंने। और तिलक की मैं अभी बात कर रहा था, तिलक गीता रहस्य, म्यांमार के जेल में बैठकर उन्होंने पुस्तक लिखी है। मैं और एक अच्छी बात बता दूं आपको आपको शायद यकीन नहीं आएगा जी। ब्राजील एक ऐसा देश है बच्चों, ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर कैदियों की सजा कम करने का एक साधन है, और जो जितनी पुस्तकें पढ़ेगा उसके बलबूते पर उसके जेल की सजा भी कम की जाती है। पढ़ो पढ़ो और बस पढ़ो। मैं अभी आपको ये कह रहा था, आज गवर्नमेंट के द्वारा काफी स्कीम्स गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग। अंधों के लिए ये लाइब्रेरी चालू की जा रही है। आगे बढ़ते हुए हैंडीकैप्ड, स्पेशली फॉर हैंडीकैप्ड्स, लूलो लंगड़ों के लिए भी लाइब्रेरीज अलग से स्थापित हो रही है। आजकल हर अस्पताल में भी प्रावधान चालू हुआ है कि एक लाइब्रेरी बनी रहनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। मैंने ये देखा, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर सोशल वर्कर्स भी आते हैं, मलमूत्र का साफ करने के लिए नहीं, वे आते हैं वहाँ पर टू अटेंड द पेशेंट्स। मरीजों के पास आते हैं और उनको तात्विक बात, मतलब ये क्या कहेंगे, उनके पास तत्व ज्ञान का है ऐसा, लेकिन फिर भी दया दान भक्ति रूप धर्म की बात करते हैं, पुण्य पाप की चर्चा करते हैं, और बचा हुआ समय उनका धर्म में लगा रहे इसकी बात करते हैं। समाज सेवक आपने देखे, निःशुल्क, कहीं कहीं सशुल्क चालू हुआ है। आपको पता है, सुना है आप बच्चों, आपने नहीं सुना है? चलिए मैं बता रहा हूँ आपको थोड़े से टाइम में। जैसे बहुत बड़े अस्पताल में कोई दुर्भाग्य से एडमिट हुआ, अस्पताल में दुर्भाग्य से ही एडमिट हुआ जाता है, बीमार होता है दुर्भाग्य से, ये मैं अभी इतनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अस्पताल में एडमिट जरूर होता है दुर्भाग्य से। अभी जैसे वहाँ पर वन आफ्टर द अदर एक एक डॉक्टर आते हैं, कोई शुगर चेक करके जाता है, कोई सलाइन चेक करके जाता है, कोई हाथ पैर, कोई भोजन की करके जाता है। उसी प्रकार एक सीमित टाइम पर 2 टाइम दिन में एक पर्टिकुलर आदमी आकर चला जाता है। वो आकर आपको एक साइकोलॉजिकली हैंडल करता रहता है, आपका मनोबल बढ़ाता रहता है, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और जब बहुत बड़ी वो
फीस की लिस्ट दिखती है तो लिस्ट में उसकी भी फीस एडेड रहती है। तो कहते ये काय की फीस है? तो कहते जो आपको बड़े बड़े अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, जहाँ लाखों और 10 लाख रुपए बिल होते हैं, वहाँ पर इसका भी एडिशन होता है। 2-2 बार आदमी आते, क्या करते हैं वे? पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि वे जानते कभी कभी दवाओं से कम और दुआओं से ज्यादा। दुआ मतलब यहाँ पर सद्भावना, सदिच्छा, और उनके साथ थोड़ी प्रेम से बात करो। आजकल बहुत बड़ी रिकवरी में बहुत बड़ी थेरेपी मानी गई है। आज एक मनोवैज्ञानिक ढंग से आप किसी से भी प्रेम से बात करो, आत्मीयता से बात करो, उसके प्रेम की रिकवरी फटाफट होती देखी जाती है। एनीवे, मैं तो यहाँ तक आया था कि आज हॉस्पिटल्स में भी ग्रंथालय का होना अनिवार्य कहा गया है। वहाँ पर तो जरूरी में चाहिए और पहले चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में याद आ गए, मैं क्या कर सकता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर को जब एक ऑपरेशन होना था तो उनको डॉक्टर ने कहा, अर्णव कोई दिक्कत? जब उनको डॉक्टरों ने कहा कि इतना असाध्य ऑपरेशन आपको बेहोश किए बिना करा नहीं सकेंगे चिकित्सा, उन्होंने कहा तो ओके, मैं बेहोश होना पसंद नहीं करता। जो भी कुछ होगा होश हवास में ही होगा। जितने भी ज्ञानी जन हुए हैं, महंत पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वे बेहोशी में नहीं जाना चाहते। जो भी कुछ है मैं उसको जानता रहूं, क्योंकि मेरे दुख का कारण ज्ञान नहीं है, मेरे दुख का कारण अटैचमेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा। रविंद्रनाथ टैगोर का मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त था, वैसे आर्ट के स्टूडेंट रहे ही हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे सामने मैथमेटिक्स लाकर रख दो, और वे अपने अपने सम सॉल्व करने लग गए। उसमें घंटों बीतते हैं बोले, और मुझे पता ही नहीं चलता, मैं उसमें डूब जाता हूँ। चिकित्सा पूरी हुई और अंग्रेजों ने रिकॉर्ड किया है इस बात का। और हूबहू ऐसी एक घटना हमारे गणेश प्रसाद जी वर्णी की भी आती है कि उनको भी ऑपरेशन की नौबत है। उन्होंने कहा समय सार मेरे सामने रखा जाए, मैं उसे पढ़ता रहूँगा, आप आपकी चिकित्सा करें। सुनते हैं, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है कहीं, लेकिन सुना कई जगह से है कि एक छोटा सा शिलालेख, शिलापट्ट पर इसका उल्लेख किया अंग्रेजों ने कि हमने पहली बार जीवन में देखा कि ऐसी चिकित्सा भी बिना बेहोशी के की जा सकती है, और वो भी पढ़ने के बल पर। पढ़ने में इतनी ताकत होती है। आगे चलकर गवर्नमेंट ने कोर्ट्स में तक ये रूल लागू कर दिया है कि वहां पर लाइब्रेरी होना जरूरी है। अभी अभी गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले एक मोबाइल लाइब्रेरीज का कंसेप्ट भी चालू किया। जो लोग बड़े आलसी हैं, जो लोग पढ़ने से बड़े क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आ जाए और ये कहे हमें प्रकरण देखना है, उनको ये कहे आप 2 घंटे के बाद आ सकते हो, देख लेना वे 2 घंटे के बाद आने वाले नहीं है। रात गई, बात गई, उमंग थी, खत्म हो गई। बहुत विरले जीव ऐसे होते जो उसी के पीछे लगते, जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक सालों भी बीत जाए वो उसकी खोज करते रहते। जैसे मैंने कल कहा था, हाथी गुफा का शिलालेख पढ़ने के लिए 10-20 साल खपाए ज्ञान के रसिक, ऐसे ही हुआ करते हैं। मोबाइल लाइब्रेरीज गवर्नमेंट ने चालू की, जहाँ पर पर्टिकुलर स्थान पर, चौराहे पर जा जाकर, गलियों में घूम घूम कर कि हम आपको इशू करते हैं, ले लीजिए, 7 दिन के बाद आप फिर से दे देना हमको, आप खूब इसको पढ़ते रहिए। और गवर्नमेंट इसमें विशेष गवर्नमेंट एक लॉ बना रही है अभी, हर सरकारी सेक्टर में आपको ग्रंथालय रखना पड़ेगा, और उसके लिए सब्सिडी आदि जितना भी है गवर्नमेंट स्वयं उसको पे करेगी। इवन लौकिक सेक्टर्स में भी ये जरूरी कर रही है अभी, आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, हम थोड़ी उसको हमें हेल्प हम कर देंगे। ग्रंथालय का कितना महत्व है मैं थोड़ा सा उसका आपको अंदाज करा रहा हूँ। अभी ऐसे कम से कम महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, ऐसे
100 वर्ष बीत गए हैं, ऐसी 83 लाइब्रेरीज आज हमारे सामने हैं। कितनी? 83। आपको सुनकर थोड़ा हर्ष ही होना चाहिए। वैसे पहली लाइब्रेरी प्रारंभ हुई थी, ब्रिटिशर्स ने पहली लाइब्रेरी प्रारंभ की थी 1938 में अहमदनगर में। 1940 में बहुत बड़ी लाइब्रेरी स्थापित कहाँ की होगी बच्चों? कहाँ की होगी? नासिक में। मुझे इतना ही कहना है आपको, ये लाइब्रेरीज की परंपरा भी बहुत प्राचीनता से चलती आ रही है। साहित्य भी अच्छा ही पढ़े बच्चों। कोई किसी ने उठा लिया और हॉरर पढ़ना चालू किया, किसी ने टेरर पढ़ना चालू किया, ये सब आपको मिसगाइड कर सकता है। और साहित्य ऐसा होना चाहिए जो एंटरटेनिंग हो, नॉलेज गिविंग हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके डे टू डे लाइफ में किसी न किसी प्रकार से आपको हेल्पफुल होना चाहिए। आपको किसी प्रकार हेल्पफुल ही नहीं है, सविद्या या विमुक्त है, जो विद्या आपको दुख से मुक्त कर ही नहीं सकती, ऐसी विद्या का क्या कर लोगे आप? तो पढ़ने में बड़ी सावधानी चाहिए आपको, केवल एंटरटेनिंग नहीं चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी शास्त्र आपके हाथ में आ जाते हैं, काम शास्त्र आदि आदि, जो आपकी अच्छाई के बदले में आपको बुरे रास्ते में धकेल देते हैं। फिल्में भी कई प्रकार की होती है, कई फिल्में ऐसी भी होती है जो अश्लील वाली हो, वे भी कुछ कम नहीं चलती होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। वे पुस्तक भी कम नहीं चलती होगी जो काम शास्त्र और श्रृंगार वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन उनका अंत, ऐसे लोगों का अंत बड़ा दुखदायी ही होता है। तो जो हमारी उत्तेजना को, जो हमारी कषायों को उत्तेजित करते रहे, ऐसे साहित्य पढ़ना पड़े। साहित्य वह हो जिसमें हमें कुछ गेनिंग हो, और फ्रेंड जैसा कुछ एक आदान प्रदान हो, अच्छे अच्छे विचारधाराएं मिलते हैं, हम हमारे जीवन में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक दो बातें बताऊंगा, अंत करूंगा। वैसे मुझे पर्सनली, मेरी बात मैं करूँ, बहुत सारी बातें बतानी, जैसे मैं क्या क्या बताऊंगा ना आपको, 5 मिनट रहे हैं। मुझे याद है बच्चों, जब मुझे धर्म में रुचि लगी थी, उसके पहले मैं एक बिजनेसमैन रहा हूँ। उसके पहले तो मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ कॉलेज में, मैंने इंजीनियरिंग करके मेरे अपने घर पर आया, और घर का अपना अपना बिजनेस था मेरा, और अच्छा बिजनेस था। और मैं थोड़ा सा प्रवृत्ति से ऐसा था, समझ लो, थोड़ा मैं निरंतर ये चाहता था कैसे दुकान, लोभी, बहुत अच्छी भाषा में लोभी था। मैं निरंतर ये सोचता था दुकान और कैसे अच्छी हो सकती है, जिसके आज के तारीख में लोभी नहीं कहा जाता, क्रिएटिव थिंकिंग वाला कहा जाता है। ये निरंतर रात दिन यही सोचता था। मैंने दुकान भी थोड़ी सी बढ़ा ली, इनकम भी बढ़ गई, कस्टमर भी बढ़ गए, जबकि मेरे पिताजी सेटिस्फाइड थे बहुत, उनको बहुत की ज़रूरत नहीं थी आदि आदि। जब मुझे पढ़ने की रुचि लग गई, जो स्वाध्याय की रुचि जब लग गई मुझे, ऑफकोर्स धर्म की, तब आप कल्पना नहीं करेंगे इतनी चोरियां होने लग गई। मैं एक एक चीज़ का ध्यान रखता था दुकान में, ये ना हो, ये नुकसान ना हो, लेकिन हज़ारों की चोरियां रोज होने लग गई, और मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं कहीं ध्यान नहीं, मैं केवल आंखें उतने पूर्ति ही ऊपर करता था जितना पैसा लेना है, बाकी क्या कर रहे कर्मचारी, 12-15 कर्मचारी है, क्या कर रहे क्या नहीं, कितने का माल कितने में बेच रहे, कुछ चुरा के भी लेके जा रहे क्या कर रहे, और लिटरली ऐसा होने भी लग गया था। मैंने पिताजी को कहा, मैं अपना पढ़ने का समय अभी किसी को भी नहीं दे सकता। आंखें उठाना उतने मात्र से भी मुझे दुख कर दिखने लग गया, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। मेरे पढ़ने की आदत देखकर कितने जनों ने पढ़ना सीखा है जीवन में। तो ऐसे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं कर रहा हूँ। एक बात की मैं आपको जरूर याद दिलाऊं, कनाद ऋषि हुए। कौन? कनाद ऋषि। ये कनाद ऋषि वे है, हाँ, एटम के खोज वाले कह सकते हैं। ये सांख्य मत के कर्ता, सांख्य दर्शन के फाउंडर रहे हैं ये। इनका एक नाम था अक्षपाद। क्या था? अक्षपाद इनका नाम क्यों है, जरा मैं वो बता दूं बच्चों आपको। वे जब भी चलते थे ना, वे निरंतर पुस्तक उनके सामने चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मुक्ति दीदी भी ऐसी ही थी, पढ़ते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय, मैंने आपको कहा भी होगा, सभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती थी, सब
सभी जन सोने भी चले जाते थे, ये अपने टॉर्च में पढ़ती रहती थी। और उम्र बताऊंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 उम्र भी नहीं थी तब, 10 तो बहुत बड़ी उम्र हुआ करती। ये फर्स्ट और सेकंड में हालत थी जिसके बल पर उसने अभी तक छोटी बड़ी 300-400 पुस्तकें पढ़ ली है। और मैं समझता हूँ इसकी कोई क्लोज सहेली भी नहीं है। बहुत अच्छी भाषा में कहूँ, सहेली की ज़रूरत ही नहीं है। जिसे पुस्तकें ही पुस्तकों से पढ़ने से फुर्सत मिले तभी तो ये सब बात हो। पढ़ना अपने आप में बहुत अद्भुत कला है बच्चों। अक्षपाद की बात कर रहा था, वो रास्ते पर भी चलते थे पुस्तक सामने रखकर। बोलो ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ है? एक दिन रास्ते में गड्ढे में तो गिरना था उनको। गड्ढे में जब गिर गए, सुनते हैं किंवदंती है, एक व्यंतर उनसे बहुत खुश होकर, एक देव बहुत खुश होकर उनसे प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, यदि मुझे कुछ दे सकते हो तो मुझे पैरों में आंखें दे दो, क्योंकि मैं एक सेकंड में पुस्तकों से ओझल नहीं करना चाहता मेरी आंखों को। 2 आंखें मेरी पुस्तकों में ही गड़ी रहे, मैं बाहर आऊँ ही नहीं, और पैर अपना काम करते रहे। इसलिए उनका नाम अक्षरपाद रखा गया। पैर ही जिनकी आंखें हो, अथवा पैर पर जिनकी आंखें हो। अभी मैं नहीं जानता ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन एक रिवॉल्यूशन आप में लाओ। ये लाइब्रेरी की स्थापना करने की भावना मुझे हर जगह ही होती रहती है। यहाँ पर बड़ा उमड़ पड़ा मुझे, और आप लोगों का स्तर काफ़ी नीचा है। और लाइब्रेरी में सब प्रकार की, वो सब दीदी बता ही सकती है आपको, सब प्रकार की पुस्तकें रखी गई है। उसको अध्ययन का विषय बना है। पुस्तकों के बिना पाठकों का मज़ा नहीं है, और पाठकों के बिना पुस्तकों का मज़ा नहीं है। दोनों का आपस में संगम हो जाए। समझ रहे हैं बात को? लिखने वाले लिख कर चले गए, तब पढ़ने वाला कोई था नहीं उनके पास। समझ रहे हैं बात को बच्चों? पढ़ने वाला कोई था नहीं। और कभी ऐसे भी काल में था किसी को पढ़ना है लेकिन कुछ साहित्य रहा नहीं। दोनों प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती है। उनके जो लेखक लोग अपने अनुभव लिख रहे हैं उसे हम एक बार पढ़े तो सही। मैं धर्म की फील्ड में कहते रहता हूँ, मरने के पहले हमारी आँख वहाँ तक जाना जरूरी है जहाँ जहाँ तक आचार्यों की, विद्वानों की कलम चली है। यदि उसके बिना हम मर जाते हैं तो हमारा तो जीना बेकार है। भग्न पृष्टि कटि ग्रीवा, भग्न दृष्टि रधो मुख, कष्टेन लिखितम शास्त्रम रक्षेन परिपालयेत्। क्या है वो कि बड़े संकट, बड़ी कैसी स्थितियों में हमने ये सब पुस्तकें लिखी है। हमारी कमर झुक गई, आंखें खराब हो गई, हमने सब लिखा है। ये केवल आपके लिए, आप पढ़ते तो रहिए, पढ़ते तो रहिए। तो अधिक से अधिक जन इसका लाभ उठाएंगे जो पुस्तकालय हम प्रारंभ कर रहे हैं। और साथ में जिन पुस्तकों की आप मांग करेंगे उन पुस्तकों को भी हम आपके सामने लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। लेकिन आप पढ़ते रहिए, और जो पढ़ेगा पुस्तकें उन्हें हम अलग सी इनामें भी देंगे। समझ रहे? इसमें ये मत सोचो बच्चों, दिमाग में अभी कचरा मत भरो कि यही पढ़ते रहेंगे तो फिर स्कूल का क्या होगा क्या होगा। आप बड़े बड़े धोखे में हो, आप समझ नहीं रहे हो बात को। हम भी सब कर गुजरे हैं। आपको कोई कहता होगा, ऐसा नहीं है। आपकी बुद्धि शार्पन होना जरूरी। इन पुस्तकों से आपकी बुद्धि इतनी तेज तर्रार होगी। अब जो लोग 10 दफे पढ़ते हुए एक बार पढ़ के आपका काम हो जाएगा। पेंसिल से कोई चीज लिखनी है, 2 पेजेस लिखने हैं, आपको क्या करना चाहिए? लेकिन उसका पॉइंट ब्लंट है, आपको क्या करना चाहिए? लेकिन शार्पन करने में तो टाइम चला जाएगा। अरे टाइम जाएगा, वो 10 मिनट जाएगा, वो तुम्हारे आगे के 100 मिनट बचाएगा। समझ रहे हैं आप? If I get 16 hours to cut a tree, I will spend 12 hours in sharpening my axe.
यदि मुझे 16 घंटे मिलते हैं पेड़ तोड़ने को, उदाहरण लौकिक है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि मुझे 16 घंटे पेड़ तोड़ने को मिलते हैं तो 12 घंटे में क्या करूँगा? कुल्हाड़ी को धार करूँगा। तो ठीक उसी प्रकार आप बुद्धि को धार करो पहले, फिर आप जहाँ जहाँ वो करके चलाओगे धड़ाधड़ काम होगा, धड़ाधड़ काम होगा। मेरी स्कूल लाइफ में थरोली में रीडर रहा हूँ। आपको थोड़ी और बात बता दूँ, वैसे कॉलेज लाइफ में मैं रेयरली कॉलेज जाता था, और कॉलेज जब जब भी मैं गया हूँ बच्चों, मैं पीछे बैठकर कभी भी कॉलेज को प्रोफेसर क्या पढ़ाते इसका ध्यान कभी नहीं दिया। मैंने पीछे बैठकर गांधी नेहरू को ही पढ़ा है। वैसे भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई ये सब पैसा कमाने के लिए होती है, ये सब दिमाग खराब करने के काम है ये सब। इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत कम हुआ करता है, और मार्क्स 19-20 जो भी कुछ मिलेंगे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी थिंकिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए। जो विचारों से सबल है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो बच्चों। यहाँ पर जो ठीक है, चलो बाद में ये सब बता देंगे। बोलिए बच्चों, किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हो, बोलो। यश, साहित्य के 2 नाम बता दे, एक सहित और सहित ही उसका अर्थ है। सहित के 2 अर्थ किए, जो साथ साथ रहे, सह साथ साथ रहे, और जो हितैषी हो हमारा, ऐसे साहित्य के 2 अर्थ किए। और ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने कवर किया, और बहुत सारी बातें हैं। कितने जन अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हाँ ये पुस्तकालय चालू हो रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ेंगे? कितने जन को लग रहा है? अच्छा, कितने जन को लग रहा है नहीं हम पढ़ेंगे कुछ नहीं? आपके मन चाहिए पुस्तक आप पढ़ सकते हो बच्चों। कुछ हिंदू साहित्य भी रखा है, मैं जानता हूँ। आपको 4 चौखट की घुटन में ही नहीं जीना चाहिए। जैन दर्शन को मैं घुटन कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अब कूप मंडूकृति छोड़िए, आप थोड़ा सा व्यापक विचारधारा बनाकर सभी दर्शनों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखिए, जिससे आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी होना चालू होगा। यदि आप जैनेतरों को ढंग से पढ़ते भी नहीं हो, एक आध बार भी समझते भी नहीं हो, और केवल आप भगवान ने कहा है इसलिए सच्चा है ऐसा आप मानोगे, तो आपको कौन बचा पाएगा? आप परीक्षा प्रधानी बनो। तो ये सब चित्रों की भी काफ़ी पुस्तकें लाई, वो उसी की मुख्यता से लाई गई है। ठीक है बच्चों, निज निज में बता